हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस यस सर। ठीक है। देखो, ये पेपर अच्छा था। एक एक चीज और काफी इंपॉर्टेंट जो मुझे आप सबको बोलनी है। आपका पेपर कैसा भी जाए, मैथ्स में चाहे 0 आए, 5 आए, 4 आए, 10 आए, या 12 आए, या 20 आए, पेपर डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अंडरस्टूड? आप भले यस सर। एग्जाम में मान लो अभी नहीं कर पा रहे हो, वो अलग बात है। आपको करना चाहिए, धीरे धीरे कोशिश करना चाहिए, नंबर थोड़े थोड़े बढ़े। 4 के 8 हो, 8 के 12 हो, 12 के 16 हो। और लेकिन इन जो पेपर डिस्कशन में जो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इन क्वेश्चन का हो सकता है कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, क्योंकि ये जो मॉक टेस्ट बनते हैं बहुत मतलब बहुत सारी टीम बैठ के बनाती है, और इसके क्वेश्चंस काफी अच्छे होते हैं। हर क्वेश्चन में आपको एक एक कॉन्सेप्ट मिलता है। मॉक टेस्ट में पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाता है, बहुत सारे चैप्टर का। कोई कॉन्सेप्ट अगर आप भूल गए हो तो आप वो रिवाइज कर सकते हो। कोई कॉन्सेप्ट जो आपको पता नहीं हो, लेकिन आपको पता चलने के बाद लग रहा है यार ये तो आसान है, कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो मैं कर सकता हूँ, तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। सकता है पहली बार देख रहे हो, लेकिन देखने के बाद कहीं ना कहीं दिमाग में रहेगा, अगर पेपर डिस्कशन में कंसंट्रेट होकर पार्टिसिपेट करोगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये इंपॉर्टेंट है। इसके इस पेपर इस कॉन्सेप्ट में का यूज अगर मान लो कहीं एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। अंडरस्टूड? तो इसलिए पेपर डिस्कशन की क्लासेस कभी मिस मत करा करो। और जो क्वेश्चन हो जाए उसके अलावा जो क्वेश्चन बच जाए, उसमें आपको जो लगता है इजी हो, उनको वापस घर पे जाके री अटेम्प्ट करा करो। अभी जैसे हम जो क्वेश्चन करेंगे तो इनको वापस आपको घर पे ट्राई करना है, ताकि आपका फायदा रहेगा। आई थिंक बाकी सब्जेक्ट में भी पेपर डिस्कशन चल रहा होगा, तो उसके भी डाउट्स अपने क्लियर करना। अब देखो, ये क्वेश्चन पहला डिटरमिनेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन आया था। ये डुएबल क्वेश्चन था, पहले भी एक बार आया हुआ है। ध्यान से देखो, यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे सम दिया हुआ था। आपको पता, जब भी डिटरमिनेंट में कोई एक रो या कोई भी एक कॉलम में एडिशन होता, हम इसको ब्रेक कर देते, है ना? यस सर। पहले तो आप ब्रेक कर देना यस सर। कॉलम 1 के अबाउट। अब ब्रेक जब करते हैं तो कॉलम 2 और कॉलम 3 तो एज इट इज रहेंगे। कॉलम 1 में यहाँ पे 3 एलिमेंट आएंगे और यहाँ पे 3 एलिमेंट आएंगे इनमें से। तो इधर कौन कौन से आपको कंबाइन करने चाहिए, किसको किसके साथ कंबाइन करने चाहिए? जैसे रूट 13 है, पहले वाले से रूट 13 लिया। अब बताओ नीचे में इन दोनों में से किसको लो ताकि फायदा रहेगा? रूट 26। रूट 26। और नीचे रूट वाले में 26 रूट रूट सर। 65। 65। 65, क्योंकि सब 13 के मल्टीपल्स। तो इन तीनों को यस। साथ में कंबाइन कर लिया, और बचे हुए 3 इधर लिख दिए, रूट 3, रूट 15 और 3। और बचे हुए एलिमेंट एज इट इज 2 रूट 5, 5 रूट 15, रूट 5, रूट 10, 5। तो वो बचे हुए भी यहाँ पे एज इट इज आ जाएंगे। अब आपको कॉमन लेना है, जल्दी से कॉमन लो। √13। अब जो जो भी चीजें कॉमन आ रही, दोनों डिटरमिनेंट में से सब कॉलम में से कॉमन लो, सिंप्लीफाई करो जल्दी से। ऑप्शन नंबर बी है। पहले सिंप्लीफाई करो अच्छे से सब लोग। तो कर लिया था टेस्ट में। ठीक है, बाकी लोग कर लो।
करा ट्राई। Yes, sir. Yes, sir. देखो फर्स्ट वाले से √13 √5 कॉमन, सेकेंड में भी √3 √5 कॉमन। तो जब फर्स्ट वाला देखो कि उसमें कोई दो कॉलम सेम आ रहे हैं, जब भी कोई दो कॉलम या दो रो आइडेंटिकल होते हैं उसका डिटरमिनेंट क्या होता है? 0। और सेकेंड वाले को आप थोड़ा सा कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके ओपन करोगे तो आंसर आ जाएगा। अंडरस्टूड है? तो देखो टफ नहीं था Yes. क्वेश्चन, पहले तो हमने बस इसके अबाउट ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद चीजें कॉमन ले ली। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ा मत करो। चलो अगली वेराइटी ट्राई करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन, ये थोड़ा दिखने में टफ था, ये दिखने में क्या था? टफ था। लेकिन अगर आप थोड़ा सोचोगे, कॉन्सेप्ट लगाओगे, मतलब इसमें, अच्छा मुझे बताओ इस सब तीनों में आपको कौन सी चीज कुछ आइडेंटिकल दिख रही है, एक जैसी टाइप? ऐसी सर चीज जो जो बेस टू है, and power भी आगे से होंगे। क्या? सब बेस सेम एंड पावर से। नहीं बेस तो सेम है, और भी और अच्छा क्या है? एक और चीज, एक और ऑब्जर्वेशन देखना पड़ेगा ध्यान से, सब लोग सोचो बताओ। 11 की मल्टीपल। हाँ 11 के मल्टीपल, यहाँ पे 33 आ रहा है, यहाँ 11 आ रहा है, 22 आ रहा है, और 2 बेस में आ रहा है, तो ये 2 की Yes, पावर 11x सब जगह आ रहा है। यस Yes, sir. 2 की पावर 11x सब क्या आ रहा है? सब जगह आ रहा है, हाँ है ना? तो Yes. इसको अगर अपन t मान लें तो क्वेश्चन थोड़ा मेरा सिंप्लीफाई दिखेगा। अच्छा 2 की Yes, पावर sir. 33x बताओ क्या लिखोगे? 2 की पावर Sir. 11x इंटू 3 3, into Into 3. yes, तो बेसिकली ये t क्यूब हो जाएगा, Yes, sir. है ना? अच्छा यहाँ पे -2 भी है पावर में, तो -2 है मतलब डिवाइड, पावर डिवाइड हो जाती है, हाँ है ना? Yes, yes, sir. sir. जो 3 है वो 11x के पावर में आएगा या इंटू में आएगा? पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है ना, a की पावर m की होल पावर n की प्रॉपर्टी क्या होती है? a की पावर m इंटू n। Yes. ठीक है। ऐसा तो होता है ना, पावर की पावर होती है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ Yes, पे sir. 11 इंटू 3, तो उसको पावर में बोलते हैं ना, पावर की पावर। मतलब Yes. बेसिकली ये a की पावर m की होल पावर n, तो यहाँ पे क्या होता है? a की पावर m इंटू n। अब यहाँ पे 2 की पावर 11x प्लस 2, इसको क्या लिखोगे? 2 की पावर 11x मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, Yes, दैट इज sir. 4 इंटू t। अंडरस्टूड? और तीसरा वाला पार्ट क्या है? 2 की पावर 22x प्लस का 1, तो हो जाएगा 2 की पावर 22x इंटू 2 की पावर 1, और 22x क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर Yes, sir. Yes, इंटू sir. 2। इस पूरे को क्यूबिक में कन्वर्ट कर दोगे? Yes. करो कन्वर्ट, और फिर उस क्यूबिक के रूट्स के बारे में सोचो। तो देखो जब क्यूबिक में कन्वर्ट होगी, सुनो ध्यान से, आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप घर पे ट्राई कर लेना। यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. Yes. देखो ये ऑब्जर्वेशन था, एक्चुअली क्वेश्चन क्या था? ऑब्जर्वेशन बेस्ड था। यहाँ पे 2 की पावर 33, 11 और 22 ऐसा आ रहा था, तो 2 की पावर 11x को हमने टी मान लिया। जैसे 11x को टी मानो, चीजें ऐसी दिखती। अब सुनो ध्यान से, एक सेकंड। अब आपके पास जो क्यूबिक इक्वेशन बनेगी वो बनेगी टी क्यूब माइनस 8t स्क्वायर प्लस 16t माइनस 4, टी क्यूब माइनस 8t स्क्वायर प्लस 16t माइनस, अंडरस्टूड? Yes, टी sir. क्यूब माइनस 8t स्क्वायर प्लस 16t माइनस इक्वल टू 0। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसके कुछ ना कुछ रूट्स होंगे, t1 t2 t3। Yes. मुझे क्या चाहिए? सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब मुझे x की वैल्यू का सम चाहिए। मतलब मुझे क्या चाहिए? x1 प्लस x2 प्लस x3 चाहिए, मुझे तो x का सम चाहिए, है ना? मुझे क्या चाहिए? x का सम। अब सुनो ध्यान से, x का सम कैसे क्रिएट होगा? यहाँ पे 2 की पावर 11x को हमने t मान, 2 की पावर 11x को, अब x जो है वो तो पावर में है, x क्या है? पावर में, और पावर का सम कब होगा? जब आपस में सब मल्टीप्लाई होंगे, Yes, sir. हाँ है ना? पावर का सम कब होगा? जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल रहा हूँ।
प्रोडक्ट ऑफ द रूट, आपको क्यूबिक में पता प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है? So minus d by a. हाँ, माइनस डी। ठीक है, देखो ध्यान से, एक सेकेंड यार, ये स्क्रीन है सर एक बार बताओ दोबारा क्यों हम करने ये लगा रहे हैं अप्रोच? हाँ बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले तो दो चीजें आपको समझनी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, ये क्यूबिक इक्वेशन है। इसके रूट से मान लो अल्फा बीटा गामा। तो सम ऑफ द रूट क्या होता है? आप साइन कन्वेंशन कैसे देखते हो? प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, याद है? प्लस माइनस, सम ऑफ द रूट होता है Yes, माइनस sir. बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट टेकन 2 एट ए टाइम प्लस सी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना हो जाएगा लास्ट वाला? डी बाई ए माइनस डी बाई ए। अंडरस्टूड? Yes, sir. यस Yes, sir. एक तो चीज ये। अब दूसरी चीज, वहां पे मुझे क्वेश्चन में एक्स सम ऑफ द रूट्स पता करना था, x1 प्लस x2 प्लस x3, मतलब मुझे x1 प्लस x2 प्लस x3 चाहिए, लेकिन मेरे पास तो ये कि मेरा x कहाँ पे आ रहा है? पावर में आ रहा है। x कहाँ पे आ रहा है? पावर में। तो पावर का सम कब होता है? जब भी बेस मल्टीप्लाई आपस में मल्टीप्लाई होती तब पावर ऐड होती है। यस सर। आपस में चीजें मल्टीप्लाई होती तो ही तो पावर ऐड होती है, हाँ है ना? Yes, यस sir. ए की पावर एम इंटू बी, ए की पावर एन प्लस ए की पावर आर, तो ए की पावर एम प्लस आर हो जाएगी। तो मुझे अगर एक्स में सम चाहिए तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब टी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए मैं टी का प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल रहा हूँ, माइनस डी बाई। यस समझ गया। तो ये हो जाएगा T1 इंटू T2 इंटू T3 की वैल्यू हो जाएगी 4। T1 मतलब क्या? 2 की पावर 11 x1, 2 की पावर 11 x2, 2 की पावर 11 x3। बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगी, ऐड ही करना था मुझे इसलिए मल्टीप्लाई किया। अब पावर आपकी ऐड हो गई, इक्वल टू 2 की पावर 2। पावर आपस में कंपेयर कर लोगे तो सम कितना आ जाएगा? 2/11। पावर कंपेयर हो Yes, जाएगी, sir. तो Yes, x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/11। इज इट अंडरस्टूड और नॉट? Understood, sir. यस सर। क्लियर हो गया? Yes, sir. अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. यस सर। Yes, ठीक है, तो देखो ये, अब देखो आपने अगर पार्टिसिपेट किया क्लास में तो आपको सीखने को मिल गया। आपके अब दिमाग में रहेगा एग्जाम में अगर ऐसी वेराइटी क्वेश्चन की आई, भले आपने पहले कभी किया नहीं हो, इट्स ओके, लेकिन ऐसी अगर वेराइटी आप ट्राई तो कर सकते हो। ये दो वेराइटी समझ में आ गई। ये वाला क्वेश्चन है तो इसको ब्रेक करके कर लेना है, और ये वाला क्वेश्चन है तो ऐसे कर लेना, ध्यान रखना। अगला ये था, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बाइनोमियल वाला है। इसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो बाइनोमियल का बहुत बार आपको ध्यान होगा, a प्लस बी की पावर n और इसी का a माइनस बी की पावर n। जब एक प्लस और एक माइनस टर्म्स आपस में ऐड होती है तो याद करो ऑड कोफिशिएंट वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, इवन वाली डबल हो जाएगी, हाँ है ना? क्योंकि देखो a Yes, यहाँ पे भी a और b सेम है, यहाँ पे भी a और b सेम, तो ऑड वाली कैंसिल हो जाएगी, इवन वाली आपस में डबल हो जाएगी। तो इसको क्या लिखेंगे? ट्वाइस ऑफ nc0 a की पावर n, फिर nc0 के बाद क्या आएगा? nc2, फिर क्या आएगा? nc4 एंड सो ऑन, है ना? जब भी देखो यहाँ पे a प्लस बी है, यहाँ पे a माइनस बी ऐड करोगे तो ऑड वाले कोफिशिएंट कैंसिल हो जाएंगे, इवन वाले टू डबल हो जाएंगे। अगर मान लो सब्सट्रैक्ट करता, इवन वाले कैंसिल हो जाते, ऑड वाले डबल हो जाते। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. यस इस कॉन्सेप्ट को यूज करके इसको रिट्राई करोगे, ध्यान रखना इसको। अच्छा चलो मैं एक बार मैं बता देता हूँ। इसको ऐड करोगे, बताओ क्या क्या टर्म आएगी? ट्वाइस ऑफ, बताओ पहला टर्म क्या आएगा? 6c0 6c0, फर्स्ट टर्म की पावर 6। 6 अगला क्या आएगा? 6c2 x की पावर 4, और वो जो रूट वाली क्वांटिटी उसका स्क्वायर, यस फिर 6c4 x की पावर 2 और रूट वाली क्वांटिटी की पावर 4, Yes, sir. और लास्ट का आएगा 6c6 रूट वाली क्वांटिटी की पावर 3। अंडरस्टूड? Yes, sir. अब Yes, इसको sir. सिंप्लीफाई करके आपको ये चेक करना कि जो भी इवन पावर ऑफ x होगी उसके कोफिशिएंट क्या आएंगे, और उनको ऐड कर देना। मैन्युअली कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत आसान है, ज्यादा टफ नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आप ये चेक करना जो भी इवन पावर ऑफ x है उसके कोफिशिएंट को ऐड कर देना। अंडरस्टूड? Yes, sir. ठीक है, ध्यान रखना, वैसे क्वेश्चन आज छोड़ना मत।
देखो ये क्वेश्चन भी आसान था, ये जो था इसमें आपके सिंपल कॉन्सेप्ट लगे। अच्छा मुझे बता, आपने स्ट्रेट लाइन आपको पढ़ाया था, मैंने याद है? Yes. Yes. उसका Yes, स्लोप sir. स्लोप निकालने के क्या तरीके बताए थे? किसी भी लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं बताओ, फंडामेंटल है तो। सर 2 पॉइंट दे रखे हैं तो हम फॉर्मूला लगाते हैं y2 वाला। हाँ, कौन सा फॉर्मूला है? फिर y2 माइनस y1 अपॉन में x2 यस सर। माइनस x। हाँ वेरी गुड। अगर दो बस पॉइंट इक्वेशन बताओ दे तो रखी है। एक फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। एक तरीका ही होता है, एक और तरीका स्लोप निकालने का। इक्वेशन दे रखी होती है तो माइनस b बाई हो जाता है। ठीक है, वो भी एक तरीका। और एक और तरीका था सबसे फंडामेंटल, टेन थीटा। टेन थीटा। यस सर, tan थीटा। और थीटा क्या होता था? सर एंगल x एक्सिस से। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x के साथ Positive एंटी direction। क्लॉकवाइज, है ना पूरा Yes, बोलना है। तो देखो थीटा निकालने के ये 3 तरीके सीखे थे। क्या मान लो ये कोई लाइन है, ये लाइन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस है, और ये लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर थीटा एंगल बना रही है, ये लाइन अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रही है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एंगल थीटा बन रही है, तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है टेन थीटा। एक तरीका ये। अगर इस लाइन के ऊपर आपको 2 पॉइंट पता है, x1 y1 और x2 y2, तो स्लोप निकालने का एक और फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। याद रखना। और एक और तरीका फिर यहाँ पे काम नहीं आ रहा, लेकिन बस लिख देता हूँ, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 अगर लाइन की इक्वेशन है। एक सेकेंड, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा? माइनस b बाई। माइनस बी बाई। अंडरस्टूड एवरीवन? एक आपको Yes, स्क्रीन विजिबल है कि स्टॉप हो गई? तो विजिबल। सर अब हो स्टॉप। एक मिनट वापस प्रेजेंट। नहीं। अब एक काम करो, इस क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम बनाओ और सोचो कि क्या यूज करेंगे। एक second। तो देखो 2 पॉइंट पी और क्यू एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं दोनों पॉइंट, Yes, sir. है ना? पी आपका है 1,0 पे, क्यू आपका है -1,0 पे, और कोई पॉइंट है आर x, y पे। अंडरस्टूड? Yes, sir. अब सुनना ध्यान से। अब कौन कौन सा एंगल गिवन है? आर पी क्यू मतलब ये वाला एंगल, इसको मान लो अल्फा मान लिया और ये इसको बीटा मान लिया। तो आपको दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 45 डिग्री। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है? 45। अच्छा पॉइंट पता है, आर वेरिएबल पॉइंट है तो आर को अपने x, y मान लिया। पॉइंट पता है, एंगल पता है, मतलब कहीं ना कहीं स्लोप का इस्तेमाल हो रहा होगा। और स्लोप का इस्तेमाल करने के लिए मुझे टेन का भी फॉर्मूला बनाना, तो टेन का फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ टेन लेना पड़ेगा। दोनों तरफ क्या ले लिया? टेन ले लिया, ताकि टेन का फॉर्मूला क्रिएट हो जाए। ये स्लोप टेन थीटा के बराबर ही होता है। अब टेन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी।
equal to tan 45 that is 1. Understood? Yes, sir. ठीक है. आप चाहो तो यहाँ पे और ही मतलब थोड़ा बहुत और ट्राइंगल वाइगल बना के थोड़ा और ट्राई कर सकते हो, नहीं तो आप स्लोप भी निकाल सकते हो. अब देखो ध्यान से, अब tan अल्फा कैसे पता करेंगे? इस लाइन का ये जो लाइन है आपकी आरपी, इसका इंक्लिनेशन क्या होगा? पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज ये इंक्लिनेशन होगा. ये एंगल कितना Yes, होगा? sir. पाई माइनस अल्फा, Yes, sir. है ना? Yes. तो आरपी का स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ आरपी लाइन टेन थीटा. थीटा क्या है यहाँ पे? पाई माइनस अल्फा है ना? Yes. कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ टेन अल्फा. ध्यान रखो यहाँ पे अपन कभी भी जब स्लोप निकालते हैं तो क्या करते हैं? पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल नापते हैं. पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ एंगल नापते हैं. तो ये एंगल कितना है? पाई माइनस अल्फा था. ये अल्फा था, पाई माइनस अल्फा. तो स्लोप कितना होगा? माइनस ऑफ अल्फा. अच्छा, स्लोप निकालने का एक और तरीका है, 2 पॉइंट से भी स्लोप लिख सकते हैं. तो स्लोप निकालने का Yes. y माइनस 0 अपॉन एक्स माइनस 1, है ना? तो यहाँ से भी एक रिलेशन आ गया. तो टेन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से यस सर. माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस. तो टेन अल्फा. अब दूसरी लाइन देखो, आर क्यू. आर क्यू में बताओ स्लोप क्या है? आर क्यू में तो थीटा बीटा ही के बराबर ही है. Sir, बीटा ही होगा. और तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. यहाँ से टेन बीटा की वैल्यू भी आ गई. आया ना? टेन अल्फा पता, टेन बीटा पता, यहाँ पे वैल्यू रख दोगे. जैसे यहाँ पे वैल्यू रखोगे एक्स और वाई में आपका पास रिलेशन आ जाएगा, वही आपका लोकल होगा. अंडरस्टूड है? Yes. यस सर. ठीक है. तो देखो ये सर एक बार अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 45 से आगे बताना प्लीज. उसके बाद टेन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया. टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी. और टेन 45 1 होता है. सबसे पहले अल्फा माइनस बीटा 45 दिया था, दोनों तरफ 10 ले लिया. दोनों तरफ 10 ले लिया. फिर टेन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर. अब यहाँ पे अलग से फिर टेन अल्फा पता करा, टेन बीटा पता करा, दोनों की वैल्यू पुटअप कर देंगे. अंडरस्टूड? यस सर. क्लियर हो गया? यस. अब देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आया था. ये बहुत अलग क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा अलग था, नया होगा आपके लिए. जनरली अपन जितने भी क्वेश्चन करते हैं, जब भी एफ एक्स आता है हम उसको वाई मान लेते हैं. याद आ रहा है? Yes. यस. तो अगर आप Yes. यहाँ पे वाई मानोगे तो दिक्कत क्या आएगी? ये चलो इसको डिवाइड अगर बाय डी वाई बाई डी एक्स लिख देना, वाई स्क्वायर अपॉन वाई. ये कैंसिल हो जाएगा. ये डी वाई बाई डी एक्स भी कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे कुछ बचेगा ही नहीं एक्चुअली. समझ में आ रहा है? अगर इस एफ एक्स की जगह वाई मान लेंगे तो सब कुछ कैंसिल हो रहा है. वाई इक्वल टू 0 आ रहा है ना? तो बेसिकली ये कोई फंक्शन अलग होगा, ये वाई नहीं होगा. अगर वाई होता तो क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं होगा ना. अगर एफ एक्स की जगह अगर आप वाई मान लोगे तो क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं होगा. मतलब यहाँ पे एफ एक्स आपका वाई नहीं है, आपको कुछ और मतलब नॉर्मली वे में सॉल्व करना पड़ेगा. एफ एक्स अलग है, डीवाई बाई डी एक्स अलग है. ये आपको सोच के करना है. सुनो ध्यान से. देखो डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई एफ डैश एक्स. मतलब वाई और एफ एक्स को आपस में रिलेट नहीं करेंगे, अलग अलग ही ट्रीट करेंगे. एफ एक्स को अलग कर लिया, वाई स्क्वायर अपॉन एफ एक्स को अलग कर. यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आया? अभी सिर्फ वाई एफ एक्स को अलग अलग डिवाइड कर दिया. अब जब भी याद करो, जब भी ये वाई और वाई स्क्वायर का टर्म दिखता है, हम एक बहुत स्टैंडर्ड तरीका अपनाते हैं. एक दो क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में क्लास में. जब भी वाई या वाई स्क्वायर दिखता है तो हम डी वाई बाई डी एक्स के साथ वाई स्क्वायर की. तो मैं क्या कर रहा हूँ, पूरी इक्वेशन को वाई स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ. पूरी इक्वेशन को वाई स्क्वायर से क्या कर रहा हूँ, डिवाइड. इससे फायदा क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स के साथ क्या आ जाएगा? 1 बाय वाई स्क्वायर. यहाँ पे क्या आएगा? 1 बाय वाई. और यहाँ ये अकेला हो जाएगा. अब आपको पता है ये सब हमने क्यों किया? क्योंकि 1 बाय वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर. 1 बाय वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर. तो अब मैं 1 बाय वाई को हर बार की तरह टी मानूंगा. ध्यान रखना, जब भी ऐसा दिखे तो वाई स्क्वायर से डिवाइड करके सोचना. तो 1 बाय वाई को अगर आप टी मानोगे तो माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स. इधर क्या आ जाएगा? डी टी बाई डी एक्स. तो 1 बाय वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या लिख दोगे? माइनस ऑफ डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू टी
इंटू एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स माइनस 1/fx। माइनस से सब मल्टीप्लाई करेंगे, इधर उधर भेजेंगे तो आपके पास फाइनल इक्वेशन ही आएगी, dt बाई डी एक्स प्लस एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू टी इक्वल टू 1/fx। अब ध्यान से देख के बताओ ये कौन सी वेराइटी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? सर लीनियर है ये। लीनियर है। देखो ये dt बाई डी एक्स का टर्म है, ऑप्शन 1 t की पावर 1 और बचा हुआ सब फंक्शन ऑफ x से हाँ है ना, तो क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? Yes, sir. यस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में एक p होता है, q होता है, ये क्या है? t। P. ये क्या है? q। इसके बाद आप क्या करोगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे, सॉल्यूशन निकालोगे, पता करो आंसर इसका। तो देखो यहाँ पे पड़ा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने निकाला होगा, क्या आ रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर? सर 1/y। नहीं y नहीं, fx ही रखना है, y fx को y नहीं रखना है, फिर गड़बड़ हो जाएगी। fx को fx ही रहने दो, e की पावर इंटीग्रेशन p dx f डैश x अपॉन fx का इंटीग्रेशन होता है, नीचे वाले को t मानोगे ऊपर वाला dt में चला जाएगा, यस तो 1/t का इंटीग्रेशन log t, Log of T. तो फिर fx ही तो आ रहा है। यस सर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसमें गलतियां मत करो, अब इसमें भी गलती नहीं होनी चाहिए कैलकुलेशन में। fx आपका आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर fx आ गया, तो अब सॉल्यूशन क्या होता है? y की जगह कौन है यहाँ पे? t। ध्यान रखना y मत रख देना, क्योंकि y की जगह t है। t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होल इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अंडरस्टूड? ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या है फाइनली? t इंटू एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी। t की जगह क्या रख दोगे? 1/y। अंडरस्टूड? Yes. Option A. यस सर। क्लियर? Yes. यस सर। थोड़ा अलग था ये क्वेश्चन, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, ध्यान रखना। ये किया था एग्जाम में, यस सर। बहुत आसान था ये, बहुत ज्यादा। पीएनसी का बहुत ज्यादा फंडामेंटल क्वेश्चन आ गया, तो कभी भी घबराया मत करो, कभी हो सकता है किसी चैप्टर से बहुत आसान क्वेश्चन भी आ जाएगा। आपका वहां पे माइंडसेट ऐसा नहीं होना चाहिए भी पीएनसी है तो टफ आएगा, अगर इजी है तो करना, टफ है तो छोड़ देना है। 6 लेटर थे, DETAIL, उसमें 3 वॉवेल है और 3 कॉन्सोनेंट। वॉवेल कौन कौन है? E, A और I, और बच्चे हुए 3 कॉन्सोनेंट है, D, T और L। इनको आपको अरेंज करना 6 जगह पे। कंडीशन क्या है? वॉवेल मस्ट ऑक्यूपाई ओनली ऑड पोजीशन। ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ पोजीशन। वोवेल आपके ऑड पोजीशन पे ही आने चाहिए, ऑड मतलब यहाँ पे और यहाँ पे। अंडरस्टूड? इसके अलावा वोवेल कहीं और नहीं आना चाहिए। अब देखो 3 ही वोवेल है और 3 जगह है, 3 लोगों को 3 जगह पे बिठाने का तरीका क्या होता है? 3 फैक्टोरियल। 3 3 फैक्टर। फैक्टोरियल। तो फिर 3 वोवेल और 3 पोजीशंस, 3 वोवेल को 3 पोजीशन पे अरेंज करने का तरीका क्या होता है? 3 फैक्टोरियल। अब बचे हुए क्या है? 3 कंसोनेंट। 3 कॉन्सोनेंट को, उनके लिए भी जगह कितनी है? 3।
तीन कॉन्सोनेंट को तीन जगह पे बैठाने का तरीका वो भी 3 फैक्टोरियल। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। एग्जाम में अगर छोड़ के आए हो तो अब ध्यान दो, ऐसे क्वेश्चन छोड़ने नहीं चाहिए थे। सर करना एक बार। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कि 3 वोवेल है, 3 कॉन्सोनेंट है, 3 वोवेल को 3 जगह पे अरेंज करना है। कौन सी जगह पे? ऑड पोजीशन पे। ऑड पोजीशन मतलब ऑड नंबर पे जो आती है। तो जगह 3, लोग भी 3, तो 3 लोगों को 3 जगह पे बिठाने का तरीका क्या होता है? 3 फैक्टोरियल। तो वोवेल को अरेंज करने का तरीका, वोवेल के लिए 3 कुर्सी है, कॉन्सोनेंट के लिए भी 3 जगह है, तो 3 वोवेल को 3 जगह पे अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल। 3 कॉन्सोनेंट को 3 जगह पे अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल। टोटल कितना हो गया? 6 × 6 36। क्लियर? सर यस सर। सर जो वो वाला क्वेश्चन है 000 से 999 तक का वो कोड आएगा। वो छोड़ दो, प्रोबेबिलिटी वाला ना। यस सर। हाँ वो छोड़ देना, उसमें हैवी कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है? ओके सर। हाँ, वो अगर मैं इसलिए मैंने जानबूझ के नहीं लिया, आपका टाइम भी बर्बाद करेगा और ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। ठीक है? ओके, ये देखो, ये थोड़ा सा मीडियम टफ कैटेगरी में था, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। मैं सिखा रहा हूँ, थोड़ा कंसंट्रेट होके सुनना सब लोग, आंखें खोल के, एकदम कान खोल के। ठीक है? और सबका कंसंट्रेशन यहाँ पे होना चाहिए। क्वेश्चन अच्छा है ये, इसमें आपको 2-3 कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। सुनो ध्यान से। एक क्यूबिक इक्वेशन की बने, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ये एक क्वेश्चन है, मतलब उसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को यूज करके अपन इसको सॉल्व करेंगे। एक क्यूबिक इक्वेशन है x³ + x² - 5x - 1। सुनना ध्यान से। इसके 3 रूट्स हैं, अल्फा, बीटा और गामा। और मुझे पूछा था कि इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर का सम कितना होगा। अब देखो, इसके रूट्स डायरेक्ट निकलेंगे नहीं। रूट्स निकालने का तरीका क्या होता है क्यूबिक में? हिट एंड ट्रायल। पहले वैल्यू रखते हैं, कोई अगर सेटिस्फाई कर देता है, उस फैक्टर को उससे लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करते हैं, फिर बचे हुए 2 फैक्टर निकालते हैं। है ना? क्यूबिक के निकालने रूट्स आते हैं कि नहीं? सबसे पहला तरीका क्या होता है? हिट एंड ट्रायल। वैल्यू रख रख के देखो, 1 -1 2 देखा माइनस। तो नहीं हो रहा था। हाँ, तो नहीं होगा वो, तो क्योंकि इसके रूट्स स्टैंडर्ड नहीं है ना, कोफिशिएंट ही अलग आ रहे हैं, ताकि रूट्स डायरेक्ट नहीं निकलेंगे। तो अगर रूट्स डायरेक्ट नहीं निकल रहे हैं, तब इस क्यूबिक का ग्राफ बनाना पड़ेगा। और जब भी क्यूबिक का ग्राफ प्रिडिक्ट करना हो, एक ही तरीका है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमा, मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज करो। मतलब ये ग्राफ कहाँ पे इंक्रीज कर रहा होगा, कहाँ पे डिक्रीज कर रहा होगा, कहाँ पे इसका लोकल मैक्सिमा, कहाँ पे लोकल मिनिमा, मतलब क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे होंगे, वो पता करना पड़ेगा। तो साथ साथ करो, लिखो जल्दी से, सब लोग साथ साथ करेंगे। इसका डिफरेंशिएट करो और पता करो फैक्टर क्या है डिफरेंशिएशन। जल्दी से, थोड़ा स्पीड में करना। डिफरेंशिएट करके फैक्टराइज करो। सर -5/3 एंड -1। 3x + 5 और x - 1। तो इसके 2 क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं। अब इसके पता करो कहाँ पे मैक्सिमा, कहाँ पे मिनिमा, और कहाँ पे इंक्रीजिंग, कहाँ पे डिक्रीजिंग। एक क्रिटिकल पॉइंट -5/3 1 आपको सिखा रखा है। प्लस माइनस प्लस, जहाँ पे डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है वहां पे ग्राफ क्या करता है? इंक्रीज। इंक्रीज। यहाँ पे भी इंक्रीज और यहाँ पे डिक्रीज। मैक्सिमा कहाँ पे आएगा, लोकल मिनिमा कहाँ पे आएगा? लोकल मैक्सिमा कहाँ पे आएगा, लोकल मिनिमा कहाँ पे आएगा? 5/3 पे क्या होगा? सर मैक्सिमम। सर सोचो, घबरा क्या रहे हो? डरो, बिना डरे बोलो। -5/3 पे क्या आएगा? बोलो। लोकल मैक्सिमा। मैक्सिमम मिलेगा। मैक्सिमम पता ही तो है, प्लस से माइनस अगर चेंज होता है, इंक्रीज से डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसे भी देख लो ना, इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, तो लोकल मैक्सिमा ही तो आएगा। यस सर। ये तो एनसीईआरटी लेवल है, बोर्ड्स लेवल पे भी पता होना चाहिए। और 1 पे डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है, लोकल मिनिमम। तो आपने क्रिटिकल पॉइंट पता कर लिया, मतलब इन पॉइंट पे आपका लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा होगा, ग्राफ ऐसा होगा। अब ग्राफ प्रिडिक्ट करना बेसिकली, ताकि ये आइडिया लग जाए कि अल्फा, बीटा, गामा किस रेंज में लाई कर रहा है। अब देख, सुनना ध्यान से। ये y, ये x।
अब एक पॉइंट आया आपका -5/3 और एक आया 1। -5/3 मतलब -1 पॉइंट समथिंग और 1 मान लो यहाँ पे कहीं। अब ग्राफ प्रेडिक्ट करते, सुनना ध्यान से। जब भी ये कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, जैसे नीचे से ग्राफ स्टार्ट होगा, वैसे भी देखो यहाँ पे लोकल मैक्सिमा है ना, मतलब यहाँ पे मुड़ेगा, और इस पे लोकल मिनिमा है, मतलब यहाँ पे मुड़ेगा। और आप कंफ्यूजन हो तो आप कोई भी वैल्यू रख के साइन चेक कर लो। फंक्शन आप किसका ग्राफ ड्रॉ करें, y = fx का ध्यान रखना, इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें, क्यूबिक का। समझ में आ रहा है? नीचे से ऐसा आएगा ग्राफ, 5/3 पे टर्न करेगा। अब यहाँ पे कहीं पे भी कट कर सकता है, अब वो पता नहीं कहाँ कट करेगा, इसलिए भी बना रही हो। फिर 1 पे फिर से टर्न करेगा, क्योंकि 1 पे लोकल मिनिमा आ रहा है, और फिर इधर से कहीं निकल जाएगा। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। ग्राफ को 3 जगह कट करेगा, एक रूट होगा अल्फा, एक रूट होगा बीटा, एक रूट होगा गामा। तो ये मान लो आपका अल्फा है, ये आपका गामा है, बीटा कहीं पे भी आ सकता है। अब मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर पता करना है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर पता करने के लिए मुझे क्या पता करना पड़ेगा कि वो किस इंट्रीगल इंटरवल में लाई कर रहा है, 1 से 2 के बीच में, या 2 से 3 के बीच में, या 3 से 4 के बीच में, है ना? यस जब तक वो नहीं पता चलेगा तब तक मैं इसका आंसर नहीं निकाल पाऊंगा। अगर मुझे ये पता चल गया फॉर एग्जांपल बीटा जो है वो 1 से 2 या फिर गामा जो है 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो फिर उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 1। 1। अल्फा मान लो -2 से -3 के बीच में लाई कर रहा था, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, -3। तो मुझे ये पता करना पड़ेगा किस 2 इंटीजर के बीच में आपके रूट्स लाई कर रहे हैं। अब सुनो ध्यान से, अब एक एक करके सोचते हैं। सबसे पहले गामा के लिए सोचते हैं। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी 1 आ रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी 1 है। अब 2 कहाँ पे आएगा ये पता करना पड़ेगा कि 2 गामा के पहले आएगा या गामा के बाद आएगा। अगर 2 यहाँ पे आ गया गामा के पहले, तो फिर अगला चेक करना पड़ेगा 3 कहाँ पे आएगा। और 2 अगर यहाँ पे आ गया तो फिर तो पता चल जाएगा कि गामा 1 और 2 के बीच में। तो 2 यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आएगा, कैसे पता कर? जो 2 है वो गामा के पहले होगा या गामा के बाद में होगा, कैसे पता करें? सोचो, सब लोग दिमाग लगाओ थोड़ा सा। समझ में आ गया करना क्या है? x = 2 इस पॉइंट के इधर होगा कि इधर होगा, ये पता करना है। सर 2 पुट करके प्लस माइनस चेक करेंगे y की वैल्यू। x = 2 रख के देखो कि फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव, साइन ही चेक करना है। अगर पॉजिटिव होगा तो इधर होगा फंक्शन की वैल्यू 2, क्योंकि देखो ना इसके अबाउट या तो ग्राफ फंक्शन की वैल्यू 2 पे या तो पॉजिटिव होगी, या तो फंक्शन की वैल्यू 2 पे नेगेटिव होगी। अगर पॉजिटिव हुई तो पॉइंट इधर होगा, अगर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हुई तो पॉइंट इधर होगा। अंडरस्टूड? यस। यस तब पता करो फंक्शन की वैल्यू 2 पे कितनी है। फंक्शन ये है आपका, इसमें x को 2 रखो और देखो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। इसमें x की जगह 2 रख के देखो, पॉजिटिव। सर पॉजिटिव का बना रहा है। पॉजिटिव आ रहा है। यस सर। यस सर। पॉजिटिव आ रहा है मतलब यहाँ पे होगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। यस यस। सर। यहाँ पे आ रहा फिर तो हो गया शॉर्ट। गामा आपका 1 और 2 के बीच में आएगा। यस यस। सर। अगर गामा 1 और 2 के बीच में आएगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 1। 1। अंडरस्टूड? यस यस। सर। अब देखो बीटा जो है वो 5/3 से 1 के बीच में। 5/3 मतलब -1 पॉइंट समथिंग। इनके बीच में कौन कौन से इंटीजर आ रहा है? एक तो -1 आ रहा है, एक 0 आ रहा है ना, ये 2 पॉइंट आ रहे हैं। यस यस। अब वापिस से वही कहानी, जो बीटा है वो कहाँ पे लाई करेगा ये पता करने के लिए फंक्शन की वैल्यू -1 और 0 पे भी पता करनी पड़ेगी, तभी जाके बीटा का लॉजिक बैठे। करो ट्राई। सर 0 पुट करने पे तो नेगेटिव आ रहा है। हाँ ट्राई करो, ये बताओ मुझे डायरेक्टली बीटा कहाँ पे आएगा। फंक्शन की वैल्यू 0 पे पता करो, फंक्शन की वैल्यू -1 पे पता करो, और फिर प्रिडिक्ट करो कि बीटा वाली लाइन यहां से निकलेगी, यहां से निकलेगी कि यहां से निकलेगी, इन तीनों में से किधर से निकलेगी। लॉजिकली डेवलप करो।
ए से पास ए रीजन, बी रीजन या सी रीजन, कहाँ से आपका बीटा पास करेगा ए बी सी में से? थोड़ा सा सोचो, ग्राफ प्रिडिक्ट करो, फंक्शन ग्राफ कैसे चलेगा ऊपर। सर 0 से पास होगा। नहीं, 0 से थोड़ी पास होगा, या तो इधर -1 के इधर -1 से 0 के बीच में, या 0 से 1 के बीच, इन तीनों में से कहीं से एक पास होगा ना, वहां से थोड़ी पास। सर -1 से 0 के बीच में। ठीक है, चेक करते, बाकी लोग सोचो। सर सी वाले रीजन से। सी वाले रीजन पर, अच्छा। और -1 से 0 के बीच में। ठीक है, अब देखो ध्यान से सब लोग, फंक्शन की वैल्यू 0 पे -1 आएगी, फंक्शन की वैल्यू -1 पे कितनी आ रही है? 4। तो देखो, मतलब फंक्शन की वैल्यू 0 पे नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे कहीं आ रहा होगा ग्राफ, x इक्वल टू Yes. 0 पे फंक्शन के लिए नेगेटिव, -1 पे पॉजिटिव आ रही, मतलब ऊपर आ रहा होगा। यही तो पता करना था। -1 yes, पे पॉजिटिव आ रहा है, x को -1 रखने पे पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है मतलब ये पॉइंट, 0 रखने पे नेगेटिव आ रहा है मतलब ये पॉइंट। अब इनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन आएगी वो ऐसी तो ज्वाइन करेगी, Yes. मतलब आपका जो रीजन होगा वो -1 से 0 के बीच में लाई करेगा तभी, मतलब जो सेकंड रूट होगा, रूट मतलब क्या, एक्स एक्सिस को जहां पे कट करती है ग्राफ, वही रूट होता है। तो आपको यही पता करना था कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को किधर कट कर रहा है, तो आपका ये कट कर रहा है -1 से 0 के बीच में, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 0. नहीं, -1 से 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, अंडरस्टूड? गलती नहीं Yes, करनी, Yes, sir. नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा। अब पता करो अल्फा किधर लाई करेगा। अब देखो, -5/3 के बाद तो बहुत सारे रूट्स हैं, -5/3 मतलब -1 पॉइंट समथिंग, इसके बाद इधर रूट्स क्या क्या, माइनस इंटीजर कौन कौन से, -2 -3। सबसे पहले -2 पता करो, -3 पे पता करो कितना आ रहा है, फिर प्रिडिक्ट करो अल्फा की वैल्यू कहां से कहां तक लाएंगे। -2 पे -3 आ रही -2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है? है। -3 -3 नेगेटिव, और -3 पे नेगेटिव ही आ रही है। पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव नेगेटिव। सर -2 पे 5 आ रही है। Yes, sir. मेरी भी 5 आ रही है, +5. ठीक है, वापस क्रॉस चेक कर लो, सर दोनों पे पॉजिटिव आ रही है। दोनों पे पॉजिटिव आ रही है। नहीं सर, दूसरी पे आ रही है -4। तो देखो ध्यान से, अगर x को -2 रखना है यहाँ पे, इसमें रखना, कहीं और मत रख देना, फंक्शन में रखना। फंक्शन में x की जगह -2 रखने पे पॉजिटिव आ रहा है, मतलब -2 इधर कहीं होगा, Yes, sir. और -3 रखने पे नेगेटिव आ रहा है, मतलब -3 इधर कहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है ना। यस सर। Yes, sir. अल्फा लाई करेगा -2 से -3 के बीच में, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है? -3। -3। नेगेटिव में एक्स्ट्रा हो जाता है, याद नहीं है क्या? अब इन तीनों को ऐड कर, अल्फा -3, बीटा -1, गामा 1, तीनों का एडिशन -3। Minus. अंडरस्टूड? Yes, sir. यस सर। यस सर। इसलिए क्वेश्चन सिखाया था, कभी भी क्यूबिक का ग्राफ प्रिडिक्ट करने का काम पड़ जाए तो ये तरीका अपना लेना। अंडरस्टूड? Yes. ठीक है, देख सकते। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस खुद से वापस एक बार और कर लेना ताकि हो जाए। चलो अगला क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन था एक्चुअली, यहाँ 2019 आएगा। एग्जाम में क्या आया था आपके वहां पे स्क्रीन पे 10 के 19 थे, किया ही नहीं था। देखो सर यहाँ 10 पे, हाँ तो ये 2019 आएगा, पावर सेम, तभी जाके सोल्व होगा, नहीं तो होगा नहीं सोल्व। यहाँ पे जो नीचे वाला जो फंक्शन है, इसमें आपको हिंट दे रहा हूँ, आप ट्राई करोगे भी, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब टफ नहीं है। ऐसे क्वेश्चन दिखने में टफ दिखते लेकिन डुएबल होते हैं। सब लोग मेरे साथ साथ स्टेप बाय स्टेप ट्राई करेंगे, एक एक करके। पहले इस डिनोमिनेटर को अलग अलग करो, 1 को अलग करो 2019 को के साथ, ऊपर ऊपर वाली टर्म को ब्रेक करो नीचे वाली से, डिनोमिनेटर को अलग अलग ब्रेक करो। 1 के साथ क्या आ जाएगा, sin x की पावर 2019 इंटू cos स्क्वायर x, और उधर क्या आ जाएगा 2019 cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, sin x की पावर 2009। यहां तक समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। अब देखो sin x की इतनी हायर पावर का इंटीग्रेशन आपने सीखा है क्या? नहीं सीखा है, होता भी नहीं है। अंडरस्टूड? अपन मैक्सिमम कहां तक जाते हैं, साइन क्यूब तक, उसके आगे अपन ने सीखा है क्या कभी? हायर पावर का इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते, कोई तरीका ही नहीं है, ना कोई फॉर्मूला है ना कोई ऐसा कुछ है। तो हायर पावर का इंटीग्रेशन आपसे नहीं होता, मतलब अगर ये आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं ये टर्म वापस से कैंसिल हो रहा होगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो पता ही नहीं है। अच्छा इधर क्या बच रहा है, 1/cos स्क्वायर, मतलब ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे मेरे पास एक और टर्म क्या आ रही थी, सेकंड स्क्वायर। कुल मिला के इसका इंटीग्रेशन तो हम नहीं पता। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे दो तरह के टर्म है, एक जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है, एक जिसका डिफरेंशिएशन हमें पता है। जब भी ऐसे दो तरह के टर्म आते हैं जिसमें एक का इंटीग्रेशन पता है, एक का डिफरेंशिएशन पता, हम कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते बाय बाय पार्ट। हैं? इसको फर्स्ट माने, सर सेक्स स्क्वायर। फर्स्ट किसको मानते हैं, जिसका इंटीग्रेशन पता होता है कि डिफरेंशिएशन पता है? बाई पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है? सर जिसका डिफरेंशिएशन पता है। डिफरेंशिएशन तो फिर पता होता है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। जिसका इंटीग्रेशन पता उसको तो सेकंड मानोगे, यस सर, सेकंड स्क्वायर को क्या मानोगे, फर्स्ट के सेकंड? तो सेकंड। सेकंड। तो फिर इसका इंटीग्रेशन पता होता तो फिर तो महत्वपूर्ण ही नहीं थी, इसको क्या मानोगे, फर्स्ट। इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करो, देखो फिर वापस ये वाला टर्म क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, करो अप्लाई। फाइनल आंसर में आपके पास 10x के जो फंक्शन आएगा वही आपका आंसर। करो इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करो सब लोग, और देखो ये कैंसिल हो रहा है क्या। सर पहली वाली टर्म को cosec x की पावर 2019 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन हमको बनाना नहीं ना, हमको यही क्रिएट करना है, तो जो है वैसे को वैसे ही रहने दो उसको, क्योंकि हमको ये जो पास में बैठा हुआ इसको हटाना है। ठीक है, तो साइन के टर्म्स में रहने दो। ओके सर।
हो गया सॉल्व, इतना टाइम तो लगना चाहिए। फर्स्ट फंक्शन इतना टाइम कैसे लगा देनी, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, sin x की पावर माइनस 2019 का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, पावर ऊपर नेगेटिव हो जाएगी। अगर ये मान लो u है तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, पावर पहले आगे आ जाएगी और एक पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, और फिर साइन का डिफरेंशिएशन cos। अंडरस्टूड है? यस डिफरेंशिएशन कैसे होगा, चेन रूल से। पहले मैं इसको पावर को नेगेटिव कर दिया और फिर चेन रूल से डिफरेंशिएट किया, पहले पावर का करा फिर साइन का किया। तो देखो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का इंटीग्रेशन 10x। यहां तक क्लियर हुआ? Yes, sir. और वो बचा हुआ फंक्शन एज इट इज। अब देखो ध्यान से, ये 10 इंटू कॉस क्या हो जाएगा, साइन। Yes, sir. 10 इंटू कॉस क्या हो जाएगा, साइन, और एक साइन इस साइन से कैंसिल हो जाएगा, Yes. और ये माइनस माइनस प्लस, देखो ये सेम बन गया। Yes. Yes, sir. और ऐसा ही होता है हमेशा जनरली। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये पूरा इस पूरे के साथ कैंसिल हो जाएगा, Yes. और आपके पास क्या था 10x इंटू fx, तो ये आपका क्या आ गया fx, आपका फंक्शन fx फाइनली क्या आ गया, sin x की पावर माइनस 2019। अंडरस्टूड एवरीवन? अब इसको Yes. डिफरेंशिएट कर देना, पाई बाई 2 रख देना, जो भी पूछा पूछ लो। पाई बाई 2 रखने पे 1 आ जाएगा, डिफरेंशिएट करके देख लेना, पाई बाई 2 रख के वैल्यू आ जाएगी। तो देखो कभी ऐसा है तो ऐसे कोशिश करा करो, हायर पावर है अलग अलग करके एक में बाई पार्ट सप्लाई करो तो दूसरा वाला अपना आप क्रिएट होकर कैंसिल हो जाता है। अंडरस्टूड? ध्यान Yes, रहेगा। Yes, sir. अगला ये आया था, सेट्स का एक क्वेश्चन था, फंडामेंटल था, थोड़ा सा अगर ट्राई करते तो हो जाता। किया था। सबसे पहले आपको ये करना है कि यूनिवर्सल सेट में क्या क्या एलिमेंट आएंगे। इसको सिंप्लीफाई करो सब लोग, इस इक्वेशन को। सर इसका वैसे आंसर क्या है इस वाले का सर, इस क्वेश्चन का जो अभी आप करवा रहे हो सेट वाला? आंसर थोड़ी याद है मेरे को, देख लेंगे भी। इसको पहले आप सर हो सिंप्लीफाई गया करो, था सर। फटाफट देख लो जिसको नहीं आया। इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका, इसके रूट्स पता करने पड़ेंगे। यूनिवर्सल सेट में क्या क्या है रूट्स, अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है जल्दी बताओ। सर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। अंडरस्टूड? Yes, sir. अब देखो वापस क्यूबिक इक्वेशन आ गई। ट्राइस करने का तरीका क्या होता है, सर हिट एंड ट्रैक। हिट एंड ट्रायल। इसमें रख के देखो कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, एक्स की कोई वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। 1 कर रही 1 कर रही है, देखो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। इसमें अगर x को 1 रखेंगे तो 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 0 आ रहा है। अंडरस्टूड? Yes, sir. क्या आ रहा है, 0। तो 1 सेटिस्फाई कर रहा मतलब इसका एक फैक्टर क्या होगा, x माइनस 1 होगा। Yes, sir. बचे हुए फैक्टर कैसे पता करते हैं, सर डिवाइड करके x माइनस 1 से। इसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करते हैं, इंटीग्रेशन में भी सिखाया था आपको। x माइनस 1 को, इस फैक्टर को इस बची हुई क्यूबिक के साथ डिवाइड करोगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ए वाली इक्वेशन ही आ रही थी। हाँ, अब यहाँ पे आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। क्या आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ लिख दो, क्या आई थिंक ये आ रही है। इसके पास एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। तो फाइनली इसके रूट्स क्या क्या आ गए, 0 1 2 एंड 3। तो आपके यूनिवर्सल सेट में 4 एलिमेंट होंगे। अंडरस्टूड? Yes, sir. 0 1 2 एंड 3। सेट ए में ऑलरेडी पता ही आपको क्या है, 2 और 3। सेट बी में 1 और 2। सबसे पहले आपको पता करना है ए इंटरसेक्शन बी।
ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 2। अब इसका होल डैश मतलब यूनिवर्सल में से माइनस कर दोगे, क्या बचेगा 0 1। 0 1 3. अंडरस्टूड? Yes. सर ये एलिमिनेट होके भी हो गया था क्वेश्चन। हाँ वो भी कर सकते हो, तरीका भी सीख लो। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes. अब मुझे बताओ, मैंने आपको हर बार एक लाइन बोलता हूँ, इस तरह की इक्वेशन को देख के सबसे पहले क्या मन में विचार आता है? सर किंग रूल। क्या? नहीं 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 नहीं, किंग रूल कहां से लगता है? यहाँ पे ध्यान से देखो, बहुत बार मैंने हर टेस्ट में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि ऐसा जब भी आए क्या करोगे? Even or check करें. नहीं, इवन और कब चेक करते? जब माइनस ए से हो। ये पता होना चाहिए था आपको। सोचो, कितनी बार बता रखा है, जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट्स में वेरिएबल आता है क्या करते हो? पिछली क्लासेस में भी क्वेश्चन कराए थे, जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन की लिमिट्स में वेरिएबल आता है तो क्या करते हैं हम? पावर का डिफरेंशिएट करके एफ ऑफ एक्स ऐसे हाँ तो वो रूल कौन सा है? लेबनिट्ज फॉर्मूला, डिफरेंशिएट करोगे दोनों तरफ। Yes. इसको सिंपलीफाई करने का और कोई तरीका ही नहीं है ना, एक ही तो तरीका है कि आप इसको डिफरेंशिएट करो। कितनी बार समझा दिया मैंने, और एक ही लाइन को हर बार रिपीट करता हूँ हर टेस्ट डिस्कशन में। जब भी आप लिमिट्स में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट्स में वेरिएबल देखते हो क्या करो? दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया करो। डिफरेंशिएट दोनों तरफ। बताओ क्या आ रहा है, सोच समझ के करना, करो ट्राई, गलती होगी चलेगा, डिफरेंशिएट करो। जब भी आप ध्यान रखना, जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन हो लिमिट्स वेरिएबल के टर्म्स में हो, जनरली उसमें डिफरेंशिएशन से ही होता है। करो। चलो, 1 का डिफरेंशिएशन 0। अब मुझे बताओ इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? अब देखो यहाँ पे दो फंक्शन है, ये है और एक ये है, और दोनों x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करें, दोनों x के फंक्शन है ये और ये, तो यहाँ पे प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। u डैश इंटू वी प्लस वी डैश इंटू यू। ये आपका u है, ये आपका पूरा फंक्शन v है। ठीक है, u कौन है? 1/x। और v कौन है? 1 से x f ऑफ t dt। तो बताओ u डैश कितना आ जाएगा? सर log x। -1/x²। डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और v डैश बताओ कितना आएगा? पहले अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन इंटू एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन इंटू एफ ऑफ लोअर लिमिट। याद है सबको? यस सर। लेबनिट्ज फॉर्मूला बहुत बार सिखा रखा है, न्यूटन लेबनिट्ज फॉर्मूला कैसे डिफरेंशिएट। अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर एफ की जगह एक्स की टी की जगह अपर लिमिट रखते हैं, तो वी डैश कितना आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स के बराबर। अब यहाँ वैल्यू पुट अप कर दो, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू यू डैश इंटू वी, वी एज इट इज, प्लस वी डैश इंटू यू। यहां तक समझ में आया? Yes. आपके पास वापस ये फंक्शन फिर से आ गया, इसकी वैल्यू वापस क्वेश्चन से निकाल के वापस यहाँ रख दो, इसके वैल्यू क्वेश्चन से उठा के वापस यहाँ पुटअप कर दो। देखो 1/x f ऑफ t dt का इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या है? fx-1 है ना, यहाँ से एक -1/x अलग किया, इसमें से एक -1/x अलग कर लो, और जो बचा हुआ है 1/x 1 से x f of dt, इसको अलग करा। अब इसकी जगह वैल्यू पुट अप कर देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा? fx-1 आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा? fx-1।
अंडरस्टूड एवरीवन? यस ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर दी। इसको जैसे सिंप्लीफाई करोगे ये 1/fx कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास dy बाई dx सिंपली 1/x आ जाएगा। मतलब सोचिए सिंप्लीफाई होकर सिर्फ इतनी सी चीज आ गई जिसको आप आसानी से इंटीग्रेट करके आंसर निकाल सकते हैं। इसके बाद सिंप्लीफाई करके आपके पास dy बाई dx इक्वल टू 1/x आ जाएगा। वेरिएबल सेपरेबल करके इंटीग्रेट कर दोगे आंसर। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर अच्छा, इसमें एक चीज होगी, जब आप इसको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को पता करने के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, सुनो ध्यान से। यहाँ पे देखो 1/x 1 से x f ऑफ t इक्वल टू fx माइनस 1 है। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को पता करने के लिए यहाँ पे x की जगह 1 रख देना। तो x की जगह 1 रखोगे तो 1 से 1 हो जाएगी लिमिट। जब भी लिमिट 1 से 1 होती है ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 यस को 1 रख। तो फंक्शन की वैल्यू 1 पे 1 आ जाएगी। इसकी मदद से आप c की वैल्यू पता कर लोगे। यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है ना, c पता करने के लिए क्या यूज करोगे, f ऑफ 1 इक्वल टू 1। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई कर लेना। और फिर जो आएगा फिर उसका एरिया अंडर कर्व आप निकालो। क्वेश्चन थोड़ा टफ था लेकिन उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स थे क्वेश्चन के वो अलग से क्वेश्चन बन के आपके पास आ सकते हैं। अंडरस्टूड? यस Yes. ओके, चलो आज के लिए काफी हो गया। बचे हुए क्वेश्चन में एक लास्ट क्वेश्चन और था जो वेक्टर से आया था, जिसमें 4 ऑप्शन में से आपको चेक करना था कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसका मैंने सॉल्यूशन दे रखा है, आप जरूर ट्राई करना। चारों ऑप्शन बहुत अच्छे। अंडरस्टूड? यस एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा था वेक्टर के विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। उसमें चारों क्वेश्चन में 4 कॉन्सेप्ट यूज होंगे, वो 4 इंडिविजुअल क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई कर लेना। और कल की क्लास में आगे वेक्टर 3D को कवर कर लेंगे हम एक बार और। तो एक बार वेक्टर 3D की PYQ वाली वर्कशीट ट्राई करके आ जाए। ठीक है, ओके, यस थैंक यू। थैंक यू सर।